मैं आज की खबर को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ये चैनल अब नेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और पिछले 10 सालों से एक बहुत ही क्रेडिबल और अच्छी न्यूज़ एजेंसी के रूप में हमने आज की खबर को देखा है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के साथ हैं, आपकी खबर के साथ, और आगे का भी भविष्य आपके लिए उज्जवल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा सांसद रितेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, देश का बजट पेश हुआ है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आपके देखने में बजट कैसा है? देखिए, इस जो अभी 2023-24 का बजट आया है, मेरा मानना है कि इसमें ख़ास तौर से पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग जो थी उसके ऊपर बहुत कटौती, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर बहुत कटौतियाँ की गई हैं। ख़ास तौर से मनरेगा हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो बजटेड किया जाता है उसको फिर रिवाइज़ किया जाता है। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि जो बजटेड अमाउंट था उसको बढ़ाया गया अनुपूरक बजट के ज़रिए, और इस बार उसको जो है एक भारी मात्रा में कटौती कर करके ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनरेगा के ऊपर खर्चा करने के लिए ग्रामीण भारत में जो ये एक कैश इंजेक्शन होता है उसको कम किया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये गरीब जनता के लिए और ख़ास तौर से ग्रामीण भारत की जनता के लिए ये एक तगड़ा झटका है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हर साल की तरह फिर सरकार इसको संज्ञान लेकर के जब आगे बढ़ेगा तो उनको अनुपूरक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मनरेगा ग्रामीण भारत की जो कंज्यूमिंग पावर है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, हमने देखा कि फर्टिलाइज़र और फूड सब्सिडीज़ के ऊपर भी कटौती करने का काम किया जा रहा है। ये भी जो है कहीं ना कहीं जो हमारा एक वेलफेयर सिस्टम है उसको एक चोट पहुंचाता है, और ये गरीबों के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह कदम साबित होगा। कई लोग कह रहे हैं, कई पार्टियां कह रही हैं कि ये एक तरह से देखा जाए तो चुनावी बजट है। थोड़े मोड़े लोक लुभावनी चीज़ें कृषि विभाग को दी गई हैं, लेकिन रोजगार की समुचित व्यवस्था, एक जो स्थायी रोजगार की बात की जाती है, वो इस बजट में नहीं है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि बजट में आप रोज़गार के लिए अगर आप मुद्दे देखें तो मनरेगा एक बड़ी स्कीम है, उसमें डायरेक्ट रोज़गार दिया जा सकता है। लेकिन आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी अगर देखेंगे, जो पूंजीगत व्यय है, उसमें एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट, लोअर लेवल एम्प्लॉयमेंट होती है, मजदूर वर्ग है, इंजीनियर्स और ड्राफ्टर्स, इन सब का होता है, वो तो जनरेट होगा। लेकिन अगर आप रोज़गार एक बड़े लेवल पे बात करें तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल लेवल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर से एक भारी मात्रा में आना है, तब तक रोज़गार डेवलप नहीं होगा। बाकी तो बड़ी चीज़ें ये हैं कि अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो रेलवे में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, डिफेंस सर्विसेज में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। तो सरकारी नौकरियों में इनको भरना ज़रूरी है पहले। लेकिन अगर आप इन जनरल एम्प्लॉयमेंट कंट्री वाइड अगर आप देखना चाहें तो वो बड़े पैमाने पे तभी हो सकता है जब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड प्रोविजंस किए जाएंगे। अब जैसे मेरा ये मानना है, फॉर एग्जांपल आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लीजिए। उसमें कई हज़ार करोड़ रुपए की लागत से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, लेकिन उसके साइड में अगर और भूमि एक्वायर होती, 10,000 करोड़ और ऐड किया जाता, और भूमि अधिग्रहण किया जाता और ये इंडस्ट्री को दिया जाता, तो इंडस्ट्री के लिए सेटअप करना आसान होता है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। मेरे ही क्षेत्र में अम्बेडकर नगर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा जा रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे छूता हुआ जा रहा है। इन दोनों जगहों पे अगर लैंड एक्विजिशन होता और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती तो पूर्वांचल के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदे का काम होता। टैक्स में कुछ छूट दी गई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि टैक्स की जो छूट है और साथ ही साथ निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप मिलाने की कोशिश की गई है, उनके लिए बजट सही बनाया गया है। तो क्या लग रहा है कि ये 2024 की बीजेपी की तैयारी है? बजट में कुछ और बेहतर किया जा सकता था? देखिए, टैक्स में जो छूट दी गई है उसको भी कई तरीके से लोग अभी देख रहे हैं। एक तो ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। उनका दोनों के कंपैरिजन में स्टडी के बाद ये दिखता है कि ओल्ड रिजीम में आप टैक्स में जो है ज़्यादा एग्जेम्पशन पा जाते थे, ओवरऑल बचत ओल्ड रिजीम में, हालांकि दोनों रिजीम में अभी भी कायम है। तो अमाउंट बढ़ा देना पर उसके बाद डिडक्शंस को कम कर देना, वो कहीं ना कहीं कोई बहुत सार्थक वो नहीं है। उसमें भी जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे
तो पुरानी रजीम ही एक हिसाब से ज़्यादा सेविंग कर रही थी मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए। तो उसमें मुझे कोई बहुत खास छूट नहीं लग रही है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी का शेयर का गिरना देश हित में कैसे देखते हैं, क्योंकि पैसा अडानी ग्रुप में LIC का भी लगा है, बाकी सारे ढेर सारे बैंकों का भी लगा है, और बैंकों में जो पैसा है वो आम पब्लिक का है। देखिए, देश हित में क्या ये रिपोर्ट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो विषय नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट इज़ ओपन, वहाँ पे पब्लिक ट्रेड करती है और रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद पब्लिक का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, जो कि मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और लाखों करोड़ों रुपए का वैल्यू गिरा है। और कहीं ना कहीं पब्लिक ने इस रिपोर्ट को एक हिसाब से इस प्रकार से लिया है कि उनको लगता है कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसका उसके ऊपर इफेक्ट है। तो मैं ये मानता हूँ कि देश हित में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई मार्केट बढ़े, लेकिन फेयर तरीके से बढ़े, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफगार्डेड रहें। और अगर रिटेल इन्वेस्टर का किसी रिपोर्ट के बाद कॉन्फिडेंस अगर डाउन होता है, तो उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे RBI हो, उनको ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पब्लिक में कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इसके ऊपर कदम निकाल करके मतलब एक उसके ऊपर सार्थक कदम उठा करके, और ये इंस्टीट्यूशंस जो उनका मैंडेट है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसके लिए अपनी जांच वगैरह करके और सामने एक तथ्यों को रखें और अपनी फाइंडर्स को रखें। उसी से ही रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तो ये थे रितेश पांडे, जिनका कहना था कि जो बजट है उसमें तमाम तरह की कटौतियां हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को इस बजट के बाद एक अनुपूरक बजट की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। और जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है उस पर उनका कहना है कि सेबी और RBI को इस मामले को अपने अंडर में लेकर के जांच करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।